अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? सब बढ़िया चल रहा है मामला अपना। तो अब हम लास्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक में हैं और हमारा मामला कंप्लीट होने वाला है। तो अब तक का मामला क्लियर है। हम लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस देख रहे थे, है ना। हमने जेनाइटल हर्ट देख रहे हैं, हमने जेनाइटल वार्ड्स देखा, हमने सिफाइलिस देखा, हमने हेपेटाइटिस बी देखा, गोनोरिया देखा जो निजेरिया गोनोरिया से हो रहा था। हमने देखा कि कैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, है ना, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, हमने ये सारी चीजें देखी, सिम्टम्स देखे, ट्रीटमेंट देखे। अब उन सारी चीजों को लेते हुए अब एक लास्ट टॉपिक उसमें हमारा क्या बचता है? लास्ट एंड मोस्ट लीस्ट, जिसे कहा जाता है लीस्ट बट, बोलो ए भाई, नहीं बोलोगे क्या? बोलते नहीं तुम लोग, ये दिक्कत है। हाँ चलिए आइए, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं? एड्स देखने वाले हैं ना। और क्या होता है फुल फॉर्म इसका? इसे हम सारे बहुत कॉमन हम जानते हैं। तो आखिर इतने सारे डिजीजेस में, इतने सारे स्टडीज में एड्स इतना फेमस क्यों है? एक तो सबसे पहले कि ये मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन का मतलब है कि इसका एक इलाज भी नहीं है। हमने हर चीज का ट्रीटमेंट देखा, वैक्सीन तक देख लिया हमने हेपेटाइटिस बी का, बट इन जनरल एड्स का ऐसा कोई ट्रीटमेंट टिल डेट वैलिडेट नहीं हुआ है ना। ये भी वायरस से हो रहा है, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस था, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस था, वैसे ये भी वायरस से होता है। एड्स किस वायरस से होता है? पहले तो बताओ एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। तो ये क्या हो गया? ये एड्स का फुल फॉर्म हो गया। बट एड्स जो वायरस होता है उस वायरस को हम क्या बोलते हैं? HIV बोलते हैं, कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस, ठीक है। ये फुल फॉर्म है किसका? HIV का। अब सर इस दोनों में हमें एक चीज कॉमन मिली, क्या? इम्यूनो टर्म कॉमन मिला। क्या मिला? इम्यूनो टर्म कॉमन मिला। मतलब क्या? इम्यूनो कहां से आ रहा होगा? इम्यून से आ रहा होगा, इम्यून सिस्टम से। अभी तक हम ये चीज किसी में नहीं पढ़े थे, यहां पे फर्स्ट टाइम आ रहा है। ये डायरेक्ट हिट करता है किसे? इम्यून सिस्टम को। हमारे इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से खा जाता है और यही रीजन है कि इसका अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं आया है। ये जब इन्वेड करता है ना, हमारे हेल्पर टी सेल होते हैं, जिसमें एक को बोलते हैं CD4 सेल, enters through CD4 cells। ये क्वेश्चन भी आता है, ऑप्शन में रहता है। हेल्पर टी सेल होते हैं हमारे, जो हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम में, उसमें CD4 CD8 सेल होते हैं। तो ये CD4 सेल के थ्रू इन्वेड करता है। अब होता क्या है? ये कैसा वायरस है सर? जैसे हमने देखा वहां डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस था, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है। ये क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस ही है, नॉर्मल जैसे वायरस होते हैं। बट इतना खतरनाक क्यों है? ये बड़ा एक चीज है ना, जिसे हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ये नाम सुना है क्या कभी? नेक्स्ट यूनिट में हम ये सुनने वाले हैं। हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, सॉरी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में ये सारा चीज पढ़ने वाले हैं। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है? इससे डीएनए से ना क्या बनता है? mRNA बनता है, और उस mRNA से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ये सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। पहले डीएनए से डीएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। फिर उससे आरएनए बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। फिर ट्रांसक्रिप्शन से प्रोटीन बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। और ये तीनों प्रोसेस को मिलाकर क्या बोलेंगे? सेंट्रल डोग्मा बोलेंगे। तो ये नॉर्मल हमारे बॉडी में चलता रहता है, हमारे सेल में चलता रहता है, प्रोटीन बनते रहती है, चलता रहता है, प्रोटीन बनते रहती है, हम हिलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, हम काम करते रहते हैं। अब जब ये वायरस आता है ना, ये भाई साहब HIV जब आते हैं, तो ये क्या है? इनमें एक चीज क्या है? ये है रेट्रोवायरस। क्या है? रेट्रोवायरस।
मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो सर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपने क्या कहा कि डीएनए से जो एमआरएनए बन रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं। पक्का? डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब इस बैक्टीरिया के अंदर क्या इस वायरस के अंदर क्या काबिलियत है कि ये आरएनए से डीएनए बना सकता है। उल्टा करेगा नहीं, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। ये जाना क्या हुआ, रिवर्स। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। पक्का? क्या बोला हमने, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला। किस एंजाइम के हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मुश्किल है क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कौन करा रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ले हलवा, ये तो इजी बात हो गया। हमारी बॉडी क्या करती है, डीएनए से आरएनए बनाती है। जब ये वायरस घुसता है तो ये आरएनए से डीएनए बना देता है, उल्टा कर देता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या है सर, प्रॉब्लम ये है कि अब जो डीएनए से आरएनए बन रहा था आपका अपना सेल था। अब जब ये वायरस इन्वेड हुआ और आरएनए से डीएनए बनाया तो अब ये एक्चुअल में जो बन रहा है वो आपका सेल में क्या है, वायरस का सेल आ गया है। मतलब वायरस का सेल नहीं होता है, वायरस आ गया है ना। अब वायरस डिवाइड करेगा, अब डीएनए से अब क्या होगा, अब ये प्रोसेस तो आप नहीं रोक सकते। ऐसा कोई सभी साइंस ऐसा नहीं बना कि इस प्रोसेस को रोकना आप खत्म हो जाएगा, प्रोटीन नहीं बनेगा आप खत्म हो जाएगा। तो अब जब ये डीएनए बना दिया इसने आरएनए से डीएनए, अब डीएनए एक्चुअल में आपका नहीं है, किसका बन रहा है, वायरस का बन रहा है। पक्की ये बात, क्यों वायरस का बन रहा है सर, क्योंकि आरएनए पे वायरस आया था और वो आरएनए से डीएनए बना दिया था। ठीक, अब आपकी बॉडी में क्या है, घुस गया है वायरस। अब डीएनए से फिर क्या बनेगा, नॉर्मली आपका बॉडी का काम ही है डीएनए से आरएनए बनाएगा। अब वो आरएनए में क्या है, वायरस है। फिर आरएनए से क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। उस प्रोटीन में क्या है, वायरस है। अब वो प्रोटीन पूरे बॉडी में जाएगी, गोल्गी बॉडीज के थ्रू, है ना, ईआर के थ्रू सारे बॉडी में जाएगी। अब जब वो सारे बॉडी में जाएगी तो एक्चुअल में उस प्रोटीन के साथ क्या गया, वायरस। तो पूरे प्रोटीन कहां फैल गया, बॉडी में फैलता है। पूरा वायरस कहां फैल गया, बॉडी में फैल गया। और वो क्या किया, धीरे 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 आपके इम्यून सिस्टम का खात्मा किया। और इसलिए हम कोई मेडिसिन देकर इतनी आसानी से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस बॉडी में चलता रहता है और वायरस बनता रहता है। समझ रहे हैं, दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल डोग्मा एंड दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट एपिडेमिक वायरस। कोरोना वायरस है, पर वो तो बेचारा अभी आया फिर चला जाएगा, खत्म, वैक्सीन बन रहा है, निकल रहा है। इसका आज तक नहीं आया। जो फर्स्ट केस आया था HIV का, एड्स का, वो आया था 1981 में इन द वर्ल्ड, एंड आई थिंक 1982 या 1984 में फर्स्ट टाइम इंडिया में आया था। तो अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 36 ईयर्स हो गए। 36 ईयर्स में इलाज नहीं, या 6 मंथ में इलाज आ रहा है। समझ रहे हैं, तो कितना डेंजर है ये बात। इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि सर बोलने का तरीका वही है। अब सर इसमें सिम्टम क्या होंगे, सिम्टम वही होंगे भाई, माइल्ड फीवर होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होंगी, सारे सिम्टम वही होंगे। इसीलिए ज्यादा खतरनाक है, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में पता चलता है मामला। बात समझ में आ रही है, पक्की है बात। तो इलाज, इसका ट्रीटमेंट ऐसा कुछ नहीं है। हमने सारे का ट्रीटमेंट देखा था, इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है सर। जो अभी दिसंबर पार हुआ आपका, 1 दिसंबर पार हुआ ना अभी, 1 दिसंबर क्या होता है, वर्ल्ड एड्स डे के नाम से बनाया जाता है। लिख लीजिए। हो गया। चलिए अब आइए, अब हम एक बार इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। हमने जितनी चीजें अभी तक पढ़ी हैं उसे एक नजर देख लेते हैं। क्या क्या किया था, एनालिसिस, कंपैरिजन। सर कौन सा डिजीज किससे होता है, इलाज क्या है, या डिटेक्शन कैसे है। ठीक है, तो अब आइए सर, सबसे पहले हमने क्या देखा, क्लैमाइडिया, है ना, किससे होता है, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस से। सर डिटेक्शन क्या है, क्योंकि बैक्टीरिया है तो ग्राम स्टेनिंग ऑफ डिस्चार्ज या फिर एंटीजन डिटेक्शन करके हम कर सकते हैं। गोनोरिया
आपका निसेरिया, गोनोरिया से हमने देखा था। अगेन बैक्टीरिया, तो ग्राम स्टेनिंग ऑफ डिस्चार्ज या फिर कल्चर करवा के हम डिटेक्ट करेंगे। अगेन ट्रैकोमोनियासिस, तो किससे था? ट्राइकोमोनास वेजिनालिस से। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन या फिर अगेन कल्चर। जेनाइटल हर्ट्स, जेनाइटल वार्ड्स, दोनों इसमें क्या होगा? जेनाइटल हर्ट्स में एंटीजन टेस्ट एंड जेनाइटल वार्ड्स में एंटीबॉडी टेस्ट से हम पता कर सकते हैं, है ना। ऑल्दो आपके लिए सबसे इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये दो चीज, कौन सा डिजीज है, किससे होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें पूछता है कॉजेटिव एजेंट्स, मैच द कॉलम में होगा, फॉलोइंग में होगा, आपके ऑप्शंस में होंगे। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दिमाग लगाए ना लगाए आप, इन दो को तो याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने एक चार्ट में दिखा दिया, है ना। अब आपका एक सिफाइलिस है, सिफाइलिस के हमने और भी चीजें देखी थी। तो ट्रेपेनोमा पैलिडम से होता है, एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हैं। ये ऐसे एक है आपका लैब है जिसका नाम है वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। वेनेरियल डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम क्या कहते हैं? वेनेरियल डिजीज कहते हैं। रिसर्च लेबोरेटरी जहां उसके बारे में रिसर्च होता है, चीजें पता करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये भी एंटीबॉडी, ये भी एंटीबॉडी, ये एंटीजन, ये एंटीजन, तो 6 में 4 तो एंटीजन एंटीबॉडी से चले गए, 2 बैक्टीरियल डिजीज तो ग्राम स्टेनिंग से चले गए। तो मामला इस तरह से आसान करते हैं भाई। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ, एक क्वेश्चन बाकी है जो एसटीडीज का मसला था, फिर वो जो पॉपुलेशन का मसला था, कंट्रोल का मसला था, वो पूरा मेन पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब हमें क्या जानना है सर? उन लोगों का क्या जो इनफर्टाइल होते हैं, जो कैपेबल नहीं होते हैं न्यू बॉर्न के लिए, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, फर्टाइल नहीं हो सकते हैं या फर्टाइल कर नहीं सकते। मेल होगा तो फर्टाइल कर नहीं सकता, यानी स्पर्म काउंट बहुत कम है। सर हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि सर एजोस्पर्मिया, अगर स्पर्म एब्सेंट है यानी स्पर्म काउंट 0 है, ओलिगोस्पर्मिया स्पर्म काउंट लो है, वैसे केस में क्या है फिर? इससे चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज वेरी लेस। फीमेल में फैलोपियन ट्यूब में कुछ मसला है तो क्या होगा? वो भी इनफर्टाइल होगी। ऑल्दो इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी आर सिमिलर टर्म्स बट नॉट एग्जैक्टली सेम, है ना। इनफर्टाइल और स्टेरिलिटी अक्सर एक साथ नाम लिया जाता है, ठीक है, बट देखो एक जनरल डिफरेंस क्या है कि इनफर्टाइल क्या हुआ कि सर जैसे अभी हमने कहा कि स्पर्म काउंट कम है तो वो इनफर्टाइल हुआ, स्टेराइल नहीं हुआ, ठीक है। और स्टेराइल का मतलब होता है कंप्लीटली है, उसमें कोई चांस ही नहीं बचा कि वो फर्टाइल कर सके, तो हम स्टेराइल बोलेंगे। इनफर्टाइल का मतलब है कि चांसेस है कि फर्टाइल कर सके, अभी वो कंडीशन नहीं है, तो उसे हम इनफर्टाइल बोलेंगे। अब इनफर्टाइल भी 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वो सर जो कभी फर्टाइल कर ही नहीं पाया, जो कभी रिप्रोड्यूस हो ही नहीं पाया। जैसे अगर किसी इंसान की मैरिज हुई थी चाहे मेल हो या फीमेल, उसको फर्स्ट बेबी कंसीव हुआ था, सेकंड नहीं हो पाया, शादी की उसने बर्थ कंट्रोल मेथड यूज नहीं किया है, फिर भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बावजूद आपके 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो गए और कोई फीमेल जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो या तो मेल में कुछ इश्यू आ गया है या फीमेल में, तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे? प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। बस सॉरी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो जो कभी कर ही नहीं पाया, यानी शादी हो गई है अब उसके बाद एक भी प्रोजेनी नहीं बनी, तो उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी इनफर्टाइल या इन जनरल इनफर्टाइल कहेंगे। स्टेराइल जो कर ही नहीं सकता, अब उसमें कोई चांस ही नहीं है, कुछ भी कर लीजिए आप, तो वो फिर स्टेराइल है। तो ये टर्म इन जनरल आप यूज कर सकते हैं, बट टू बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, आपको ये डिफरेंसेस पता होनी चाहिए। तो अब हम क्या देखने वाले हैं कि सर जो इनफर्टाइल है उनको अगर बेबी चाहिए कंसीव करना तो कैसे करेंगे। अब इनफर्टाइल कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। पहले के दौर में ये होता था कि ये जब तक साइंस नहीं पढ़ी गई थी, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, इल्म नहीं था, तालीम नहीं है या तालीम याफ्ता लोग नहीं थे, तो अक्सर उन्हें क्या होता था कि अगर फीमेल जो गर्ल है, जो वुमेन है, जो बहू है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो दोष उस पर दिया जाता था।
मेल को कुछ नहीं बोला जाता। मेल कैसे हो सकता है इनफर्टाइल, ये बात मानी नहीं जाती थी सोसाइटी में, और उसके लिए फीमेल के साथ बहुत से सीन्स भी होते थे, है ना। उसे मारा जाता था, सताया जाता था, उसे बांझ कहा जाता था। बहुत अभी भी कुछ राजस्थान वगैरह एरिया में, यूपी में चलती हैं, गांव के इलाकों में ये चीजें चली जाती हैं, मानी जाती हैं। बट लोगों ने साइंस पढ़ा, लोगों ने जाना, जागरूकता जागी, लोगों को चीजें घूम घूम के बताई गई, न्यूज़पेपर के थ्रू, दूसरे मीडियम में, बुक के थ्रू चीजें बताई गई, तो फिर लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया कि मेल भी इनफर्टाइल हो सकते हैं, फीमेल भी इनफर्टाइल हो सकती है। एंड दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। पक्की बात। आइए अब हम क्या देखने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं वेरी लास्ट टॉपिक जिसका नाम है आर्ट्स। क्या नाम है? आर्ट्स। साइंस के स्टूडेंट को आर्ट्स तो बन ही देता भाई, तो वो वाला आर्ट्स मत सोचना। ये आर्ट्स है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड, असिस्ट करना। सर मुझे ये काम आपके साथ ऐसे आपको असिस्ट करने के लिए बुलाया गया है। तो असिस्ट करना मतलब किसी चीज में हेल्प करना। तो किस चीज में हेल्प करना? रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, रिप्रोड्यूस करने में। क्यों? चूंकि सर इनफर्टाइल है वो पर्सन, रिप्रोड्यूस करना चाहता है, अपनी प्रोजेनी बनाना चाहता है, तो उसके लिए जो हेल्प करे उस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलेंगे? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसके डिफरेंट टाइप्स है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी मोस्ट फेमस, शाहरुख खान साहब ने भी करवाया। गिफ्ट, AI, ICSI, ZIFT, ये सारे फुल फॉर्म के साथ हमें देखने हैं, और यही लास्ट टॉपिक है जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी की अगर बात करें तो वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी किसने दिया था? डॉक्टर एडवर्ड ने स्टेप्टी ने दिया था, ठीक है। और इंडिया का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी किसने दिया था? डॉक्टर सुभाष मुखर्जी, जिसका नाम था कनुप्रिया अग्रवाल, जिसका शॉर्ट मतलब निक नेम दिया गया था दुर्गा, ठीक है। ये एक नॉलेज बेसिस में इंपॉर्टेंट है, नाम आई थिंक नहीं पूछता है, बट स्टिल अगर याद रख सके तो अच्छी बात है। अब होता है क्या टेस्ट ट्यूब में सर, एग को बाहर निकाला जाता है, फीमेल के एग को बाहर निकाला जाता है और उसे फर्टिलाइज कराया जाता है इन विट्रो। इन विट्रो मतलब इन द लेबोरेटरी, यानी सेम कंडीशन दिया जाता है आउटसाइड द मदर बॉडी, है ना। आउटसाइड द बॉडी आपको वही लैब में, वो टेक्नोलॉजी में, उसी जो अंदर जो कल्चर आपको चाहिए, अंदर जो इन्वायरमेंट चाहिए, वही इन्वायरमेंट आपको बाहर प्रोवाइड कराया जा रहा है। वैसे कंडीशन को हम कहते हैं इन विट्रो कहते हैं। तो वो इन विट्रो कंडीशन आपको 32 सेल स्टेज तक, कुछ सेल स्टेज तक उस बच्चे को वहां ग्रो कराया जाता है, एम्ब्रियो को, और फिर मदर के बॉडी में डाल दिया जाता है। जब शुरू में टेस्ट ट्यूब बेबी आए थे, अभी भी लोग समझते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है कि बेबी को पूरा टेस्ट ट्यूब में क्या कराया जाता है? ग्रो कराया जाता है। अरे मेरे भाई ऐसा नहीं है, बच्चे को टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं कराया जाता है। कुछ स्टेज तक एग को ग्रो कराया जाता है और फिर मदर में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए सर फैलोपियन ट्यूब में वो पावर नहीं है, फैलोपियन ट्यूब आपका काम नहीं कर रहा, वहां पे कोई इश्यू है, तो फैलोपियन ट्यूब से ही तो फर्टिलाइजेशन करना है, फिर वो यूट्रस में जाना है। यूट्रस में कब जाता है सर? 4 दिन के बाद यूट्रस में चला जाता है, 7 दिन के बाद इम्प्लांटेशन होता है ना। यानी जब का 64 सेल स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज आ गया, अंदर चला गया। तो ऐसा अगर हम कर सके कि ब्लास्टुला स्टेज तक एग को क्या गया, एग को लाया जाए, स्पर्म से मेट कराया जाए, कहा? विट्रो में, लैब में, और कुछ सेल स्टेज तक, 128 सेल स्टेज तक, यानी जब तक इम्प्लांटेशन वाला स्टेज ना आ जाए तब तक करा के फिर उसे यूट्रस में हम डायरेक्ट डाल दे तो फिर चांसेस है ना कि मदर में फिर वो ग्रो कर जाए। क्योंकि मसला तो फैलोपियन ट्यूब का था, यूट्रस का नहीं था। तो वही काम कराया जाता है किसमें? टेस्ट ट्यूब बेबी में। क्लियर है? तो इस चीजों को हमें, इन चीजों को अभी डिटेल से पढ़ना है। लिख लीजिए। आइए, तो अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है सर उन सारे ART को डिटेल में। सबसे पहले हम देखेंगे क्या किया भाई? नौजुल्ला। ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। लोग अक्सर फुल फॉर्म में क्या करते हैं? ट्रांसफर को ट्यूब कर देते हैं। ऑप्शन में पहले ही ऑप्शन रहता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब। अब लोग बोलते हैं हाँ फैलोपियन ट्यूब तो होता है, फैलोपियन ट्रांसफर थोड़ी होता है। ले भैया पहला ऑप्शन, वाह कितना इजी क्वेश्चन था, सामने आए, चेक किए, ले भाई डुबा दिए।
ऐसा गलती नहीं करने का। क्या देखना है कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये सारे टाइप ट्रांसफर के हैं, ट्रांसफर हो रहा है। अब देखिए इस फुल फॉर्म में कैसे आप सारी चीजें समझ सकते हैं। सर जाइगोट इंट्राफैलोपियन, इंट्राफैलोपियन मतलब सर विदिन फैलोपियन ट्यूब होगा, है ना। क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, किसको, जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हैं। जाइगोट को ट्रांसफर करने का क्या मतलब हुआ सर, जाइगोट का मतलब ये होगा सर आपने फीमेल का एग लिया, मेल का स्पर्म लिया, दोनों को मेट कराया, तो मेल स्पर्म और फीमेल एग मिलेंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। अब वो जाइगोट बन गया तो जाइगोट का ट्रांसफर आपने कहां कराया, फैलोपियन ट्यूब के विदिन कराया। अगर 8 सेल स्टेज तक आपने उसे डाल दिया तो ऑब्वियसली फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, फिर वो फैलोपियन ट्यूब में ग्रो करेगा, 32 सेल स्टेज तक जाएगा, फिर ब्लास्टुला फॉर्मेशन, वो कहां चले जाएगा, यूट्रस में चला जाएगा। पक्की बात है ना, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं भाई, समझ में आनी चाहिए। अब अगर सर उससे डालने में मान लीजिए लेट हो गया, 8 सेल स्टेज नहीं डाले, पेक्यूलियर बहुत इतना आसान मामला तो है नहीं, 8 सेल स्टेज नहीं सर, वो स्टेज बढ़ गया, 32 सेल स्टेज चले गया, 64 सेल स्टेज चले गया, तो सर जब बढ़ गया तो वो सेल स्टेज कहाँ होना चाहिए, स्टार्टिंग में तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, फिर कहाँ चले जाता है, यूटेरस में। बाकी सारा डेवलपमेंट कहाँ होना है, यूटेरस में। तो फिर हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसफर कहाँ करेंगे, विदिन यूटेरस। कितने सेल स्टेज में जब हो जाए, 32 सेल स्टेज से ज्यादा हो जाए या 32 सेल स्टेज हो जाए, तो 8 से 32 सेल स्टेज है तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, उससे ज्यादा हो जाए तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, आपने यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया। सर ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये सवाल पूछना नहीं चाहिए भाई आपको। क्यों नहीं पूछना चाहिए कि सर समझ में आ रहा होगा ये टेक्निक क्या है, इनफर्टाइल लोगों के लिए है। अब आप क्या कर रहे हैं सर, जाइगोट का ट्रांसफर करें, एग ले रहे हैं, मतलब क्या वो कंसीव नहीं कर पा रही होगी। दो केस है, या तो हो सकता है कि मेल का स्पर्म नहीं हो रहा है, और अगर मेल का स्पर्म सिर्फ नहीं है तो फिर और टेक्निक है, इसकी जरूरत नहीं है। मतलब ये है कि फीमेल के पास क्या हुआ, एग कंसीव नहीं कर पा रही है, वो एग का कंसीव नहीं कर पा रही है, फैलोपियन ट्यूब में एग का कंसीव नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, उस एग को हम लेंगे, है ना, या एक डोनर से यानी किसी और से जिसके पास एग हो, उसका एग हम लेंगे और एक का स्पर्म लेंगे। अब हो सकता है सर जो मेल है उसके पास भी स्पर्म हो, एजोस्पर्मिया हो, ओलिगोस्पर्मिया हो, तो फिर डोनर का भी क्या ले लेंगे, स्पर्म। तो डोनर का हम एग ले सकते हैं, है ना, या मदर का एग हो तो मदर का एग ले सकते हैं। उसी तरह फादर का स्पर्म ले सकते हैं, या फादर के स्पर्म नहीं है तो डोनर सॉरी तो अगर फादर का स्पर्म नहीं है तो हम डोनर से स्पर्म ले सकते हैं। जो भी कंडीशन हो, जो इनफर्टाइल हो, उसके डोनर से हम ले लेंगे। अब उसको मेट कराएंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे और फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, और बाकी फिर सारा नॉर्मल ग्रोथ कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब से। फिर ऑटोमेटिक जो आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा है कि फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में जाएगा, वहां ग्रो करेगा, 9 जेस्टेशन पीरियड तक रहेगा, एंड देन पार्चुरेशन हो जाएगा, है ना। तो वो टेक्निक क्या है, जिफ्ट या IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अब सर हम देखते हैं गिफ्ट, किसी को तोहफा देना है, क्या तोहफा दोगे, गैमिट दे दो ना भाई उनको, क्योंकि वो इनफर्टाइल है। मतलब ये हुआ अगेन गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। यहां गैमिट दे रहे हैं, गैमिट से क्या मतलब है सर, ओवम दे रहे हैं, एग का ट्रांसफर कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में, यानी इस केस में चांस क्या है, फीमेल इनफर्टाइल है, क्योंकि एग आप फीमेल को नहीं दीजिएगा, एक फीमेल के पास होता है, यहाँ पे आप एग दे रहे हैं, मतलब क्या है सर, एग फीमेल के पास नहीं है, वो इनफर्टाइल है, तो एग का आपने ट्रांसफर किया, इसीलिए इसे क्या बोला गया, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो एग आपने दे दिया, फिर स्पर्म से मिलेगा। अब क्या करेंगे, उससे एकदम नियर बाई रख देंगे स्पर्म को। किस केस में, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होगा, कि सर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब इस यहां पे क्या था, फीमेल थी इनफर्टाइल, यहां क्या है, मेल इनफर्टाइल, नाम ही है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब क्या हुआ सर, कि जो इंसेमिनेशन हम कहते हैं किसे सर, हम इंसेमिनेशन कहते हैं कि सीमेन का फीमेल की बॉडी में जाना, इन मतलब इनसाइड सीमिनेशन, सीमेन का, तो फीमेल का फीमेल बॉडी में जाना, क्लियर है। तो फीमेल बॉडी में हम आर्टिफिशियल भेजने, मतलब क्या हुआ कि जो फादर है उसका
हम इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे हैं, हम किसी डोनर से ले रहे हैं। फादर का क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि फादर का वो क्या है, ओलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया है, यानी इनफर्टाइल है आम भाषा में, है ना। तो अब तरीका दो है सर, हम आर्टिफिशियली क्या करेंगे, हम किसी डोनर का स्पर्म लेंगे, है ना। अब उस डोनर के स्पर्म को नीडल के थ्रू हम क्या करेंगे, फीमेल के बॉडी के इनसाइड डालेंगे, इधर वजाना के अंदर डाल देंगे, फिर वो अपना काम करे स्पर्म। तो अच्छा हेल्दी डोनर है अगर, तो इसका स्पर्म ऑब्वियसली फर्टाइल कर देगा फीमेल को। या सर हम एक चीज कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं IUT। क्या कहते हैं, ये तो हमने लिखा है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है, या आर्टिफिशियल यूटेराइन इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल यूटेराइन इंसेमिनेशन, AUI, ठीक है। इसमें क्या होगा सर कि हम या तो वजाइनल पार्ट में डाल दें या यूटेरस में डायरेक्ट इंजेक्ट करवा दें, दोनों काम कर सकते हैं सर। तो इस केस को हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहेंगे। एक और तरीका है सर ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस केस में हम क्या करते हैं कि स्पर्म ऐसे क्या है, मिलियंस ऑफ स्पर्म है, अब जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है, मिलियंस में एक बचता है। तो अगर स्पर्म सही नहीं है, ज्यादा आपका एक्टिव नहीं है, 50% विगरस मोटिलिटी शो नहीं कर रहा है, फीमेल का एक उतना अच्छा नहीं है, तो इतना ज्यादा वो लड़ाई झगड़ा सह नहीं पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा, स्पर्म को एकदम नियर बाई इंजेक्ट करा दिया जाए। अगर एग के नियर बाई स्पर्म को इंजेक्ट करा दिया जाए, मिलियंस ऑफ स्पर्म की जगह नहीं, सिर्फ वो एक स्पर्म को एग के नियर बाई अगर हम करा देंगे तो मेटिंग का चांस ज्यादा है कि नहीं है ना भाई। ये है एकदम हमने क्लोज करा दिया, एग है एकदम क्लोज डाल दिया, एक ही स्पर्म को डाल दिया, चांसेस हैं। तो ये काम हम किसमें करते हैं, ICSI में करते हैं। तो नाम से काम है, बायो इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। अगर आप नाम के मीनिंग को समझ रहे हैं तो आप खुद का ये चीज लगा के आप समझ सकते हैं, पक्का। तो इस तरह ये हमारे चैप्टर की क्या होती है और साथ साथ इस यूनिट की समाप्ति होती है। तो पहले अब आपको पूरे इस यूनिट का रिवीजन होना चाहिए मेरे भाई। क्या होना चाहिए, इस यूनिट का पूरा रिवीजन होना चाहिए। जब इसका पूरा रिवीजन हो जाएगा तो मजा आएगा। इसका रिवीजन जब हो जाएगा, अब हमें आगे किसी तरफ बढ़ना है, जेनेटिक्स की तरफ बढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, पूरा जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी मिला के आपके 20 से 24 क्वेश्चन आ जाते हैं। ह्यूज इंपैक्ट। तो अगर आप इसे भूल जाइएगा, ये बहुत आसान है, ये यूनिट था बहुत आसान था, वैसे ही बता रहा हूं। अभी और अंदर घुसना है, गहराइयों में जाना है, हमें गोता लगाना है। तो तैरने के लिए तैयार होता नहीं, तैयार कैसे नहीं, जब ये यूनिट पूरा रिवाइज रहेगा। जो आपको 11th का फर्स्ट यूनिट कराया जाएगा वो पूरा रिवाइज रहेगा, तो मजा भी आएगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल भी जनरेट होगा और लगेगा कि हाँ वी कैन डू, वी विल डू इंशाल्लाह। गुड, खुदा हाफिज।